नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी परीक्षा वाणी की सीरीज है और इस सीरीज में हम जो परीक्षा वाणी उत्तराखंड परीक्षा वाणी का 8वां अध्याय है, उत्तराखंड मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई। तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और इसका जो पहला भाग है तो उसमें हमने मिट्टी और कृषि के बारे में जाना था। और इस भाग में हम जो हमारा कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं हैं और उसके बाद पशुपालन और सिंचाई से संबंधित जो परीक्षा वाणी की चीज़ें हैं या जो भी फैक्ट उसमें दिए गए हैं तो उन सभी के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कृषि से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख योजनाएं हैं या कुछ कार्यक्रम हैं। तो इसमें जो प्रमुख योजनाएं हमारी परीक्षा वाणी में दी गई है तो उन्हीं को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसमें जो प्रमुख योजनाएं हैं तो इसमें राष्ट्रीय बीमा योजना, कृषि साख एवं फसल बीमा, जैविक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैविक प्रमाणीकरण एवं विपणन है, कृषि यंत्रीकरण है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण है। और इसके अलावा यहाँ पर कृषि प्रसार प्रशिक्षण, कृषि महोत्सवों का आयोजन है और राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को इसमें सम्मिलित किया गया है। अब इसके बाद कृषि नीति 2011। तो कृषि नीति 2011 में जारी हुई थी यहाँ पर। तो 2011-12 में नई कृषि नीति को जारी यहाँ पर किया गया था और नीति निर्धारित की गई थी। तो इसमें जो कुछ प्रमुख प्राथमिकताएं दी गई हैं जो कृषि नीति 2011 में जारी हुई है तो इसमें है मैदानी क्षेत्रों में मृदा स्वास्थ्य सुधार, यानी जो मैदानी क्षेत्र हैं जिसमें हमारा हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिला मुख्य रूप से आता है। तो जो ये दो जिले प्रमुख रूप से, तो इसमें मिट्टी से संबंधित जो मिट्टी का स्वास्थ्य है तो उसके सुधार से संबंधित कुछ प्राथमिकताएं रखी गई हैं और उसकी स्वास्थ्य संबंधी पर काफ़ी जोर दिया गया है कि ताकि उत्पादकता को अधिक से अधिक यहाँ पर बढ़ाया जा सके जो मैदानी क्षेत्र हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पहाड़ों में इतना जो चाहे हम कृषि की बात करें या और चीज़ों की बात करें तो इतना विकास होना संभव नहीं है और वहाँ से उत्पादन की क्षमता भी कम होती है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा एवं नमी संरक्षण कार्यक्रम है, वर्षा जल संरक्षण है, तो वर्षा के जल को संरक्षण करना है। तो ये कुछ जो कृषि नीति 2011 है तो इसमें कुछ प्राथमिकताएं रखी गई हैं और ये प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर विशेष जोर दिया गया है। सिंचाई एवं जल प्रबंधन है, बीज एवं पौधरोपण सामग्री का उत्पादन, तो बीज एवं पौधरोपण सामग्री का उत्पादन है। मत्स्य पालन एवं पशुपालन के विकास हेतु क्षेत्रागत विशेषताओं के सापेक्ष विकास करना। तो यहाँ पर कुछ ये प्राथमिकताएं रखी गई हैं 2011 जो कृषि नीति जारी हुई थी। इसके बाद स्टेट सीड सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है तो इसका कार्य राज्य में गुणात्मक बीजों को उपलब्ध करवाना। तो यानी जो यहाँ पर कृषक हैं तो उनको अच्छे बीज प्राप्त हो सके ताकि यहाँ पर फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके, अच्छी फसलें हो सकें। तो गुणात्मक बीजों को उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है और यह 14 मार्च 2001 को यह एजेंसी स्थापित की गई है। और इसका जो मुख्य कार्य है तो यानी जो अच्छे बीज हैं तो बीजों के मानक के अनुरूप उनको प्रमाणीकरण करना। तो प्रमाणीकरण करना का कार्य जो करती है तो उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी करती है और यह बीज अधिनियम 1966 के तहत यह अधिसूचित फसल जो प्रजाति हैं तो उनको यह प्रमाणीकरण करती है कि यह जो बीज हैं तो ये मानक बीज हैं। तो ये जो तिथि है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 14 मार्च 2001 को इस एजेंसी की स्थापना की गई है उत्तराखंड में। इसके बाद ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना की बात करें तो 8 जून 2006 को इसकी स्थापना की जाती है और शासन द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय जैविक मानकों के अनुरूप देश एवं विदेश में जैविक प्रमाणीकरण के कार्यों का संचालन हेतु, तो जैविक प्रमाणीकरण के कार्यों के संचालन हेतु यहाँ पर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का यहाँ पर स्थापना की गई है और इसकी स्थापना की गई है 8 जून 2006। तो यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो जैविक मानक हैं तो उनके अनुरूप यहाँ पर जैविक खेती को प्रोत्साहन करने के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की यहाँ पर स्थापना की गई है और इसका कार्य भी जैविक प्रमाणीकरण कार्यों का संचालन करना होता है। इसके बाद यहाँ पर मिट्टी के स्वास्थ्य संबंधी सुधार के लिए मृदा परीक्षण कार्यक्रम भी है ताकि किसानों को पता चल सके कि उनकी मिट्टी किस प्रकार की है और किस चीज़ की इसमें कमी है। तो यहाँ पर मृदा उर्वरता के परीक्षण हेतु यहाँ पर
सभी जिलों में परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है और साथ ही जो सूक्ष्म तत्वों के विश्लेषण की सुविधा भी यहाँ पर इस मृदा परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके बाद जैव खाद एवं उर्वरक। तो जैव खाद एवं उर्वरक, यहाँ पर मृदा उपयोगी पोषक तत्वों को जैविक खाद का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो मृदा उपयोगी जो पोषक तत्व होते हैं तो उनका जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो जैविक खेती है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में उत्तराखंड ने खुद को जैविक राज्य घोषित किया है। तो उत्तराखंड में जैविक राज्य घोषित किया गया है ताकि जैविक खेती को यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा सके और साथ ही जैव उर्वरकों की यहाँ पर कई इकाइयाँ वर्तमान में स्थापित की गई हैं। अब इसके बाद है कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड। तो कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु, ये जो इससे पहले कार्यक्रम थे तो ये फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए थे। तो इसके साथ ही अगर अच्छी फसल होती है तो उसको बेचना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर किसान उत्पादन विपणन बोर्ड यानी उसको बेचने के लिए यहाँ पर एक बोर्ड बनाया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि किसानों को जो उनकी मेहनत है तो उसका उपज का उचित मूल्य मिल सके। और यहाँ पर विपणन बोर्ड या जो मंडी परिषद है तो इसका गठन किया गया है दिसंबर 2000 में। तो यानी राज्य बनने के साथ ही यहाँ पर कृषकों के लिए दिसंबर 2000 में विपणन बोर्ड या मंडी परिषद की यहाँ पर स्थापना की गई है। इसके बाद है ई राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना। तो ई राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना तो 5 अनाज मंडियों को ऑनलाइन किया गया है। तो यहाँ पर पहले ऑफलाइन में बेचा जाता था जो भी जैसे जो कृषि उत्पाद होते थे, लेकिन धीरे धीरे जब डिजिटल चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो इसमें जो अनाज हैं तो इसको भी ऑनलाइन, जो मंडियां हैं तो उनको भी ऑनलाइन किया गया है। तो इसमें 5 प्रमुख अनाज मंडियां जिनको ऑनलाइन किया गया है। तो इसमें हरिद्वार, काशीपुर, गदरपुर, किच्छा और सितारगंज, तो ये प्रमुख अनाज मंडियां हैं जिनको ऑनलाइन किया गया है। और किसान ऑनलाइन अपने जो उत्पाद हैं उनको ऑनलाइन बेच सकते हैं और साथ ही ऑनलाइन इसमें खरीद भी सकते हैं। और इसका जो पेमेंट है तो ऑनलाइन भुगतान भी इसमें किया जा सकता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वही है कि उपज का उचित मूल्य कृषकों को दिलाया जा सके और साथ ही कृषकों को एक ऑनलाइन मार्केट भी मिल सके। व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना। तो इसमें कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड द्वारा यह योजना संचालित है और इसमें जो अधिसूचित क्षेत्र के किसान हैं, खेतीहर मजदूर हैं या मंडी मजदूर हैं अथवा जो कृषि कार्यों में संलग्न मजदूर हैं तो उनकी वित्तीय सहायता हेतु, माना अगर कार्य करते हुए किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और या अंग कटने पर तो 3,000 से 60,000 तक की धनराशि जो यहाँ पर कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड है तो उसके द्वारा यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। तो यह व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत जो कृषक हैं या मजदूर हैं तो उन्हें यह उपलब्ध करवाई जाती है। इसके बाद है कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना। तो कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना में अधिसूचित जो मंडी क्षेत्र की फसलें हैं तो खेत में जो तैयार फसल होती है या कटी फसल होती है या मंडाई हेतु खलियान में रखी हुई फसल है, तो अगर उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है, आग दुर्घटना या आकाशीय बिजली के द्वारा फसल को क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति के हेतु जो विपणन बोर्ड है उन समिति के माध्यम से उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। इसके बाद है कृषि विधिकरण परियोजना। तो कृषि विधिकरण परियोजना की बात करें तो इसमें जो 20% होता है तो वो केंद्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होता है और यह सितंबर 1998 से लागू की गई है। और राज्य में लागू होने की बात करें तो मई 2001 में इसे यहाँ पर लागू किया गया। तो कृषि विधिकरण परियोजना और इसका जो मुख्य कार्यालय है तो वह देहरादून में स्थापित किया गया है। इसके बाद कोर वैली बीज उत्पादन परियोजना। तो कोर वैली बीज उत्पादन परियोजना की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है तो पर्वतीय क्षेत्रों में बीजों की कमी को दूर करना। कोर वैली बीज उत्पादन परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि पर्वतीय जो पहाड़ों में कृषक हैं तो उनको बीज की कमी न हो और साथ ही जो चयनित ब्लॉक हैं तो वहाँ पर किसानों को 50% की सब्सिडी पर बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं। यानी जो अच्छे बीज हैं, मानक बीज हैं, तो उनको 50% की सब्सिडी दी जाती है ताकि अधिक से अधिक किसानों तक उत्तम क्वालिटी के बीज पहुंचाए जा सकें। इसके बाद अगली योजना है बीज ग्राम योजना। बीज ग्राम योजना की बात करें तो चयनित कृषकों को आधे एकड़ में बीज उत्पादन हेतु अनुदान पर बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इसमें 50% इसमें भी सब्सिडी दी जाती है या अनुदान दिया जाता है और उसके बाद जो कृषक होते हैं, चयनित कृषक होते हैं, उनको बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं।
इसके साथ ही यहाँ पर कृषक सूचना एवं परामर्श केंद्रों की भी स्थापना की गई है और प्रत्येक ब्लॉक में इस प्रकार के केंद्रों की स्थापना की गई है। तो यानी किसानों की सहायता के लिए, उनकी सूचना के लिए, तो किसानों को सहायता एवं सूचना के लिए परामर्श केंद्रों की स्थापना की गई है। और ये कृषि संबंधी जो जानकारी होती है तो यह किसानों को उपलब्ध करवाते हैं और साथ ही इसमें केंद्रों को ब्रॉडबैंड से भी यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। इसके बाद है किसान रत्न सम्मान। तो जो कृषि के क्षेत्र में जो कृषक उन्नत कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो उनको कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु ये किसान रत्न सम्मान योजना 2010 से प्रारंभ की गई है और इस प्रकार के जो किसान होते हैं तो उनको सम्मानित किया जाता है किसान रत्न सम्मान योजना के तहत। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है पशुपालन। तो उत्तराखंड में कृषि के साथ की जाने वाली यह एक प्रकार की यह सही क्रिया है और साथ में यह व्यावसायिक स्तर पर भी पशुपालन यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये कृषि के साथ की जाने वाली एक सही क्रिया है और सरकार द्वारा पशुपालन को स्वरोजगार परक एवं अर्थव्यवस्था का आधार बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद उत्तराखंड में पशु विकास की बात करें तो यहाँ पर पशुओं के विकास के लिए उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई है और साथ ही यहाँ पर पशु कल्याण विकास बोर्ड भी यहाँ पर स्थापित किया गया है और उत्तराखंड में पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद की यहाँ पर स्थापना की गई है। उत्तराखंड में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन का केंद्र श्यामपुर बनाया गया है जिसे ISO 9001-2000 का स्तर प्राप्त है और 710 जो कृत्रिम गर्भधान केंद्र हैं तो वह भी हमारे उत्तराखंड राज्य में कार्यरत हैं। और साथ ही यहाँ पर जो नेशनल कैटल एंड बैफोलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट है तो यह 2002-03 से यहाँ पर राज्य में संचालित किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर पशु विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो इसमें जो पशुधन विकास बोर्ड है तो यह स्थापित किया गया है और इसमें गाय एवं भैंस जो पशुधन है तो उनको उन्नत कर उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही यहाँ पर गौ सेवा आयोग की भी स्थापना की गई है। साथ में जो गौवंशीय पशु हैं तो उनका वध रोकने के लिए यहाँ पर मुख्यतः यहाँ पर गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ऋषिकेश की स्थापना की गई है और यह गौवंश शोध एवं विकास हेतु पशुलोक में स्थापित किया गया है। तो गौवंश शोध एवं विकास करना इसका मुख्य कार्य भी है। और साथ में यहाँ पर प्रत्येक ब्लॉक में चारा बैंकों की भी स्थापना की गई है। और यह जो महिलाओं की श्रम है कि हम देखते हैं कि सामान्यतः जो पशुपालन है और कृषि में महिलाओं का मुख्य रोल होता है या मुख्य भूमिका होती है। तो महिलाओं के श्रम को बचाने के लिए यहाँ पर प्रत्येक ब्लॉक में साथ में चारा बैंकों की भी स्थापना की गई है। और पशु चिकित्सा एवं रोग नियंत्रण हेतु यहाँ पर 329 पशु चिकित्सालय, पशु सेवा केंद्र और कृत्रिम गर्भधान केंद्र, पशु प्रजनन फार्म तो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। और साथ ही रोगों की जांच एवं निदान हेतु पशु चिकित्सा संबंधित रोगों की जांच एवं निदान हेतु पौड़ी व नैनीताल में 2 प्रयोगशालाएं भी संचालित की जा रही हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर चारा बैंकों की स्थापना की गई जिसमें पशुलोक और पंतनगर में 2 चारा बैंकों की भी यहाँ पर स्थापना की गई है। इसके बाद है डेयरी विकास। तो यहाँ पर डेयरी विकास की अगर हम बात करें तो प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना उत्तराखंड में की जाती है 1949 में, यानी आज़ादी के तुरंत बाद 1949 में यहाँ पर हल्द्वानी में राज्य का प्रथम दुग्ध संघ स्थापित किया जाता है। और प्रदेश स्तर पर डेयरी विकास विभाग की भी स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर डेयरी के विकास के लिए डेयरी विकास विभाग का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर डेयरी विकास की बात करें तो त्रिस्तरीय यहाँ पर सहकारी समितियों का इसमें गठन किया गया है और कार्यक्रमों का इनके जो त्रिस्तरीय सहकारी समितियाँ होती हैं तो इनके द्वारा उनका क्रियान्वयन करवाया जाता है। और यहाँ पर डेयरी से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाओं की बात करें तो उसमें महिला डेयरी विकास योजना है और महिलाओं के विकास को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए महिला डेयरी विकास योजना का प्रारंभ किया गया है। और इसके तहत ग्राम स्तर पर महिला सहकारी दुग्ध समितियों का गठन किया जा रहा है। तो यानी ग्राम स्तर पर ही महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए यहाँ पर जो महिला सहकारी दुग्ध संघ हैं या समितियाँ हैं तो इनका गठन यहाँ पर किया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पर 2017 से गंगा गाय महिला डेयरी योजना भी शुरू की जा रही है। तो यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि गंगा गाय महिला डेयरी योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पर 2017 से यह जो योजना है तो इसका भी यहाँ पर प्रारंभ किया गया था।
इसके साथ यहाँ पर स्वयं सहायता समूह का गठन भी किया जा रहा है। महिला दुग्ध समितियों के स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं बचत हेतु यहाँ पर स्वयं सहायता समूह का भी गठन किया जा रहा है और यह योजना 2001-2 से प्रारंभ हुई है और अब तक इसमें उत्तराखंड में बात करें तो 850 से अधिक समूहों का गठन यहाँ पर किया जा चुका है। इसके अलावा डेयरी से संबंधित मिनी डेयरी योजना है जो दुधारू पशुओं के क्रय पर, यानी अगर कोई दुधारू पशु खरीदता है तो उसके क्रय पर यहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है या अनुदान देती है। साथ में यहाँ पर समन्वित डेयरी विकास योजना भी चलाई जा रही है। 2002-3 से इस योजना का प्रारंभ किया गया और यह भारत सरकार के सहयोग से यह योजना चलाई जा रही है और इस योजना के तहत यहाँ पर आधुनिक दुग्धशालाओं की भी स्थापना की गई है, जिसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में यह जिसकी क्षमता 30,000 लीटर है दैनिक क्षमता है और उधम सिंह नगर की बात करें तो 50,000 लीटर इसकी दैनिक क्षमता है। तो 2 आधुनिक दुग्धशालाओं की स्थापना यहाँ पर की गई है। उत्तराखंड में अगर हम ब्रांड की बात करें जो दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जाती है तो हमारे उत्तराखंड में इसका नाम है आंचल ब्रांड और उत्तर प्रदेश का है पराग ब्रांड। तो यहाँ पर आंचल ब्रांड के नाम से जो दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति है तो वह आंचल ब्रांड के नाम से की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना भी उधम सिंह नगर में की गई है। तो मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना उधम सिंह नगर में, अवशीतन एवं अन्य केंद्रों की स्थापना यहाँ पर दूध की गुणवत्ता को नियंत्रण रखने के लिए, साथ ही भंडारण की क्षमता यानी उसको स्टोर करने के लिए अधिक समय तक, तो अवशीतन एवं अन्य केंद्रों की यहाँ पर स्थापना की गई है और यहाँ पर साथ में 45 दुग्ध अवशीतन केंद्रों की यहाँ पर स्थापना की जा रही है। इसके अलावा डेयरी शोध एवं विकास केंद्र की बात करें तो डेयरी शोध विकास केंद्र नैनीताल में स्थापित किया गया है और मिल्क पाउडर प्लांट यहाँ पर उधम सिंह नगर में है। तो ये दोनों को महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद यहाँ पर भेड़ एवं ऊन विकास की बात करें, अब इसके बाद जो भेड़ एवं ऊन विकास हेतु यहाँ पर भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की स्थापना की गई है और 2004-5 से यहाँ पर एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो भेड़ एवं ऊन विकास हेतु यहाँ पर भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड बनाया गया है और 2004-5 से एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम का यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। साथ ही क्रियान्वयन हेतु यहाँ पर जो ये भेड़ एवं ऊन विकास के क्रियान्वयन के लिए भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, तो 12 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र बनाए गए हैं। 113 भेड़ एवं ऊन प्रसार केंद्रों की भी यहाँ पर स्थापना की गई है और इसके साथ साथ यहाँ पर ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना जो पशुलोक है तो ऋषिकेश में स्थापित किया गया है और साथ में यहाँ पर ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय जो केंद्र है तो मुनि की रेती यानी जो टिहरी में आता है, ऋषिकेश के पास ही है, तो मुनि की रेती में ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र की स्थापना की गई है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो सघन भेड़ विकास परियोजना है तो यह पौड़ी जिले में चलाई जा रही है और साथ में 5 अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो 5 अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र हैं तो ये ग्वालदम चमोली में है, कोपरधार टिहरी में, लमगड़ा एवं तड़ीखेत अल्मोड़ा में और चंपावत में 5 अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना की गई है और ये भेड़ एवं ऊन विकास से संबंधित है। अब इसके बाद कुक्कुट एवं सूकर विकास, तो कुक्कुट एवं सूकर विकास की बात करें तो 3 राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों की स्थापना की गई जिसमें पशुलोक ऋषिकेश, हवालाबाग अल्मोड़ा और विण है पिथौरागढ़ में। तो 3 प्रक्षेत्र हैं ऋषिकेश, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में। साथ ही 8 सघन कुक्कुट विकास परियोजना यहाँ पर चलाई जा रही है और ये हैं अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, देहरादून, चमोली, पौड़ी, छाम और उत्तरकाशी में। इसके अलावा सूकर विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके तहत 2 राजकीय सूकर विकास केंद्रों की स्थापना की गई है जिसमें पशुलोक है श्यामपुर में और काशीपुर में यानी उधम सिंह नगर में। तो 2 सूकर राजकीय विकास केंद्र हैं पशुलोक और काशीपुर में। अब इसके बाद है रेशम विकास, तो राज्य में रेशम विकास की अगर हम बात करें तो रेशम विकास उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन के द्वारा यहाँ पर जो रेशम विकास है तो इससे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं तो रेशम फेडरेशन के द्वारा किए जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम रेशम विकास की बात करें तो यहाँ पर 4 प्रमुख किस्मों का यहाँ पर उत्पादन होता है जिसमें मलवरी, टसर, मूंगा और एरी हैं और ये एग्जाम में पूछी भी जा चुके हैं। तो यहाँ पर 4 प्रमुख किस्में हैं जो रेशम से संबंधित जिनका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है और साथ ही यहाँ का जो रेशम है तो यहाँ भारत हम जो रेशम है तो इसका हम निर्यात भी करते हैं बाहर। मूंगा कोया गुणवत्ता के मामले में सर्वोत्तम और असम के कोये के समान होता है।
जो ये मूंगा, इसकी जो मूंगा किस्म है तो यह मूंगा कोया गुणवत्ता के मामले में सर्वोत्तम है और असम के एक कोये जो किस्म होती है तो उसके समान यह मानी जाती है। इसके बाद राज्य में है सिंचाई व्यवस्था। तो राज्य में सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं तो विषम भौगोलिक संरचना हमारे राज्य उत्तराखंड की है। इसका जो 86% भाग है तो वह लगभग क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो इस कारण यहाँ पर जो सिंचाई सुविधाओं का विकास होना चाहिए था राज्य में, राज्य बनने के बाद, तो वह पर्याप्त यहाँ पर हो नहीं पाया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो प्राचीन काल से झील, झरना, तालाब, नदी आदि के स्रोतों से यहाँ पर सिंचाई सुविधाएं, परंपरागत जो सिंचाई सुविधा है तो वहाँ जहाँ तक उपलब्ध हो पा रही है तो वो करवाई जा रही है। और साथ में अगर आधुनिक सिंचाई सुविधाओं की बात करें तो इसमें नहर, नलकूप आदि का विकास किया जा रहा है। नलकूपों द्वारा सिंचाई की जा रही है, नहरों द्वारा सिंचाई की जा रही है। और इसके साथ ही आधुनिक ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम का भी यहाँ पर जो सिंचाई व्यवस्था है तो उसमें उसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो सर्वाधिक सिंचाई होती है तो यहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है। और नलकूपों की सिंचाई की बात करें तो शिवालिक से दक्षिण तक दून क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो निचला क्षेत्र है, शिवालिक है, सबसे हिमालय का निचला भाग है, तो इससे लेकर दून क्षेत्र में यहाँ पर सिंचाई होती है। तराई और मैदानी क्षेत्र में निजी तथा सरकारी दोनों प्रकार के नलकूप हैं और सरकार द्वारा इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो परंपरागत रूप से सिंचाई चली आ रही है तो नहरों द्वारा सिंचाई की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो उत्तराखंड है एक पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय का भूभाग है और यहाँ पर सदाबहानी यानी जो हमेशा जिनमें पानी होता है, सदाबहानी नदियाँ हैं, तो इनसे नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है। और नहरें का जो निर्माण होता है तो यह अत्यधिक खर्चीला होता है और साथ ही जो विषम भौगोलिक यहाँ पर संरचना है तो इसके कारण इनका पर्याप्त विकास यहाँ पर नहीं हो पाया है। राज्य गठन के समय जो अगर नहरों की लंबाई की बात करें तो 6064 किलोमीटर कुल यहाँ पर नहरें रहती हैं। तो 6064 किलोमीटर यहाँ पर राज्य गठन के समय यानी 9 नवंबर 2000 को, यहाँ पर नवंबर 2000 को ये स्थिति थी कि यहाँ पर 6064 किलोमीटर कुल नहरों का विकास हुआ था। लेकिन 2019-20 की बात करें तो यहाँ पर 12,324.65 किलोमीटर अब तक हम नहरों का विकास कर पाए हैं। तो यह कोई इतना बड़ा आंकड़ा वैसे है नहीं, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं तो वह काफ़ी विषम है। तो इसके कारण यहाँ पर नहरों का विकास करना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है मुख्यतः, तो यहाँ पर ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है और यह मुख्यतः जहाँ पानी की कमी है तो वहाँ पर यह जो कारगर तकनीक है वह काफ़ी कारगर मानी जाती है। और जो औद्योगिक फसलें हैं तो उनके लिए यह सिस्टम मुख्यतः प्रयोग किया जा रहा है और उनके लिए काफ़ी उपयोगी भी है। इसके बाद राज्य में प्रमुख नहरों की बात करें तो नहरों का जो विकास है ब्रिटिश काल से ही होना प्रारंभ होता है। और सबसे जो पुरानी नहर है तो यह हमारी ऊपरी गंगा नहर है। और ऊपरी गंगा नहर की बात करें तो यह सबसे पुरानी नहर है और साथ ही इसका जो विस्तार है कानपुर तक इसका विस्तार है। और इसका जो निर्माण होता है तो 1842 से 54 के बीच यानी जो ब्रिटिश काल है तो उसमें इसका निर्माण होता है। हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिनी तट से ये ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया गया है। इसका जो उद्घाटन है तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 में इसका उद्घाटन किया जाता है। और इसके बाद आधुनिकीकरण की बात करें तो 1983 में इसका आधुनिकीकरण होता है। और जो रुड़की IIT का कॉलेज है तो रुड़की जो विश्वविद्यालय है तो इसका इस नहर निर्माण में काफ़ी बड़ा रोल रहता है। तो 6 से 34 किलोमीटर के बीच हरिद्वार में समांतर नहर का निर्माण किया जाता है 1983 में, जब इसका आधुनिकीकरण प्रारंभ होता है। साथ ही 4 बड़े ड्रेनेजों का निर्माण होता है, जिसमें 4 जो बड़े ड्रेनेज हैं रानीपुर साइफन, पथरी सुपर पैसेज, सोलानी जल सेतु और रतमऊ जल सेतु। तो 4 प्रमुख बड़े ड्रेनेजों का निर्माण भी होता है। और साथ ही 6 से 36 किलोमीटर के बीच हरिद्वार में समांतर नहर का निर्माण किया जाता है। तो इसके सिंचाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ हरिद्वार का कुछ दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा भी इस आधुनिक जो ये हमारे ऊपरी गंगा नहर है तो इससे यहाँ पर सिंचाई की जा सकती है। और मुख्यतः यह उत्तर प्रदेश के जो कानपुर तक का भाग है तो उसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसके बाद अगली नहर है पूर्वी गंगा नहर। तो पूर्वी गंगा नहर की बात करें तो यह भीमगौड़ा बैराज हरिद्वार के बाईं ओर से निकाली गई है। 48.55 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और 137.4 क्यूसेक इसकी कुल क्षमता है। और इसकी जो मुख्य नहर है तो इससे 5 शाखाएं निकाली गई हैं, जिसमें चंदोग, नगीना, नजीबाबाद,
नहतौर और अलावलपुर में। इसकी ये कुछ कुल 5 शाखाएं हैं। इन शाखाओं की अगर हम लंबाई की बात करें तो 155.47 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और वितरण प्रणाली की बात करें, अगर पूरे वितरण प्रणाली की नहरों के जो जाल है उसकी बात करें तो 1489 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाती है। और इन जो ये शाखाएं इनसे निकाली गई हैं, तो वर्षा ऋतु में गंगा में जो उपलब्ध फालतू पानी होता है, एक्स्ट्रा जो वाटर होता है, तो उसका प्रयोग कर सिंचाई की जाती है। और इसमें हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुरादाबाद आदि जिले इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद है शारदा नहर। और शारदा नहर इसका निर्माण चंपावत के बनबसा से 1928 में इसका निर्माण होता है। काली नदी से नहर निकाली गई है और यह चंपावत और उधम सिंह नगर के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना था कि शारदा नहर काली से कब इसका निर्माण होता है, तो 1928 में, और यह काली नदी से निकाली गई है। इसके बाद है जामरानी बांध परियोजना। तो नैनीताल और उधम सिंह नगर में यह सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाता है। नानक सागर बांध नहर परियोजना है, तो नंदौर नदी पर यह बना हुआ है और उधम सिंह नगर व नैनीताल की सीमा पर यह बांध बना है। और नहरों द्वारा नैनीताल और उधम सिंह नगर में यहाँ से सिंचाई की जाती है, तो इससे नहरें निकाली गई हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर रामगंगा नहरें हैं। तो पौड़ी में कालागढ़ बांध है, पश्चिमी रामगंगा पर यह बांध बना हुआ है। बांध से 3200 किलोमीटर की लंबी नहरों की श्रृंखला से सिंचाई की जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का 17.5 लाख एकड़ जो भूमि है, हेक्टेयर भूमि है, तो यह जो रामगंगा नहरें हैं तो ये यहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा भीमताल है। तो नैनीताल में भीमताल से भी कुछ नहरों का निर्माण किया गया है और साथ में उनसे सिंचाई की जाती है। और राज्य की तथा कुमाऊं की सबसे बड़ी झील भी है भीमताल। अब इसके बाद हमारी टिहरी बांध परियोजना है। तो टिहरी बांध परियोजना की बात करें तो 1972 में इसका शिलान्यास होता है और यह एशिया का सबसे बड़ा बांध भी है और साथ में विश्व का चौथे नंबर का बांध है, मिट्टी काफर से निर्मित। और इसका जो प्रथम चरण है तो 2006-07 में यह पूरा होता है और 2400 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन का कुल लक्ष्य रखा गया है। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना हुआ यह बांध है। तो दो नदियों के संगम पर बना हुआ बांध है टिहरी बांध। और इस बांध की ऊंचाई की बात करें तो 260.5 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाता है। 2.70 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा का इसमें लक्ष्य रखा गया है। और साथ में जो सिंचाई सुविधा है तो वह टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार जिलों में इससे सिंचाई उपलब्ध हो पाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ग्राम्य योजना भी चलाई जा रही है और यह जो ग्राम्य योजना है तो 7 जनपदों में वर्तमान में यह लागू है और विश्व बैंक के सहयोग से इस योजना को यहाँ पर लागू किया गया है या इस कार्यक्रम को यहाँ पर चलाया जा रहा है। और इसका जो पूरे नाम की बात करें, अगर ग्राम्य की बात करें तो विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना इसका पूरा नाम है। तो ये था हमारा जो अध्याय 8 है उत्तराखंड परीक्षावाणी का, उत्तराखंड मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई। तो ये चैप्टर था, इसको हमने 2 भागों में देखा। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें सैनवल क्लासेस के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।